चलिए, देखिए पिछले बार हम लोग ये देख चुके हैं कि अगर कुंडली में लग्न सूर्य और चंद्रमा में लग्न मजबूत है, स्ट्रांग है, तो हम अंश आयु का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। ये पहले कई एग्जाम्पल में हम लोग कर चुके हैं। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत है तो पिंडायु के थ्रू आयु की गणना करते हैं, और आज का हम पिंडायु के मेथड को समझेंगे कोई उदाहरण से। ठीक है, तो जो कुंडली है उसमें सूर्य ज्यादा स्ट्रांग है, लग्न सूर्य और चंद्रमा में। ठीक, चलिए कुंडली देख लीजिए। इससे पहले एक दो चीजें मैं और बता देता हूं। इस मेथड में, इस तरह के प्रोसेस में तीन अलग अलग मत हैं कि ग्रहों की आयु 127 वर्ष ली जाएगी, जो इस तरह से विभाजित है कि सूर्य 19 साल देता है, चंद्रमा 25 वर्ष देता है। एक दूसरा मत यह है कि 120 साल की कुल आयु है, जिसे 7 ग्रहों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। और एक तीसरा मत है कि कुल आयु 100 वर्ष होगी, जिसे 7 ग्रहों में बराबर बांट दिया जाए। आपकी मर्जी है, जो आप चाहे ले सकते हैं। मैं क्या लेता हूं वो बता देता हूं। मैं लेता हूं 100 वर्ष की आयु। कारण बहुत सिंपल है, जब मैं ज्योतिष पढ़ता हूं तो मुझे लिखा मिलता है देश, काल और पात्र। आज के समय में 120, 125, 127 साल की उम्र होना लगभग नामुमकिन है। ये समझ सकते हैं। कोई कंपलसरी रूल नहीं है, आपके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। आपका जो मन करे ले लीजिए अपने हिसाब से। मैं जो लेता हूं वो बता दे रहा हूं, लेकिन करना यह है कि फिर हर कुंडली के लिए यही लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ये ले ली, किसी के लिए ये ले ली और आंसर मैच करके रख दिया। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको 100 वर्ष की आयु देश काल पात्र के हिसाब से आज की आधुनिक युग में कितनी आयु लगभग हो सकती है, मैक्सिमम आयु, उसके बेस पे हम कैलकुलेशन ले रहे हैं। आप चाहे जो ले सकते हैं, कोई बहस की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए, दूसरी चीज, हम जानते हैं ग्रह उच्च राशि में होते हैं। सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री है, तो इसका उच्च का अंश कितना होगा? 10 डिग्री। चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री पे उच्च राशि में होता है, उच्च अंश पे। वृषभ का मतलब है मेष के निकल जाने के बाद, यानी 30 डिग्री मेष की और 3 डिग्री वृषभ की, तो चंद्रमा का उच्च अंश कितना हुआ? 33 डिग्री। मंगल 28 डिग्री मकर में है। मकर मतलब राशि नंबर 10, तो 9 राशि निकल गई, यानी कि 270 डिग्री निकल चुके, और उसके बाद 28 डिग्री, यानी कि कितना हुआ? 298 डिग्री। इस तरह से मैंने सभी ग्रहों के उच्च के अंश आपके सामने लिख दिए हैं। ये दोनों चीजें 14.28 वाली ग्रहों की आयु और ये उच्च अंश आगे काम आएंगे। अब चलते हैं कुंडली पे। अच्छा, पहले मेथड समझ लेते हैं। देखिए, करना क्या है आपको, कैसे पिंडायु हम निकालते हैं ग्रहों की। इसमें अभी हमने लग्न को शामिल नहीं करना है, 7 ग्रह लेने हैं, राहु केतु को शामिल नहीं करना है। ग्रहों की राशि, डिग्री, मिनट जो भी दिया है, इस सब को हमको केवल डिग्री में चेंज कर लेना है। ठीक है, ग्रहों के अंशों को, राशियों को, सबको डिग्री में बदल लेना है। डिग्री में बदलने के बाद हमें इसमें से ग्रहों की उच्च अंश को घटा देना है, जो मैंने अभी आपको बता चुका हूं। इससे हमें क्या मिलेगा? आयु की चाप मिल जाएगी। ग्रहों के अंशों को सब डिग्री में चेंज कर लेना है, उसमें से उच्च के अंश को घटा देना है, मुझे आयु की चाप मिल जाएगी। यदि ये आयु की चाप 180 से कम है, डिग्री से कम है, तो हम इसे 360 में से घटा देंगे। मान लीजिए आयु का चाप आता है आपका 60, तो यह आंसर नहीं हो सकता। इसको 360 में से घटाना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 300। तो जो जो आंसर आपके आयु के चाप के 180 से कम है, उसको 360 में से घटा देंगे। चल, इसके बाद अब मेरे पास एक तो ग्रह आयु है। ये कौन सी है? 14.28 हर ग्रह द्वारा दी जाने वाली आयु। इसको लेंगे, आयु की चाप से इसका गुणा कर देंगे और 360 से भाग दे देंगे। क्या क्या करना है? आयु की चाप का गुणा 14.28 से करना है और फिर 360 से भाग दे देना है। ठीक है,
इसके बाद करेंगे हरण संस्कार। अंश आयु के तरीके में हमने हरण देखे हैं, यहां एक चौथा हरण और होगा जिसे कहते हैं क्रूरोदय हरण। अभी पूरा एग्जाम्पल में एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद जो फाइनल आयु आएगी उसमें लग्न के द्वारा दी जाने वाली आयु की गणना करेंगे और उसको आयु में जोड़ देंगे। लंबा कैलकुलेशन हो लग सकता है, बहुत टाइम लगता नहीं है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से करते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। कुंडली है, यहां पूरा लग्न और सभी ग्रहों की मैंने राशियां और डिग्री दी हुई है। सूर्य चौथी राशि में है, मैंने यहां लिखा है 3 राशि 19 डिग्री 54 मिनट। इसका मतलब है 3 राशियां निकल गई हैं, चौथी राशि में 19 डिग्री 54 मिनट सूर्य का स्थान है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिखा हुआ है। इसी को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं यहां। अब मुझे क्या करना है, सबको डिग्री में बदलना है। 3 राशि कितने डिग्री हो गए, 30 का गुणा करेंगे तो आपके पास हो गई 3 राशि का मतलब 90 डिग्री, और यहां पे सूर्य 8 डिग्री है तो 8 डिग्री और जोड़ देंगे तो कितना आएगा 98 डिग्री और 3 मिनट। अभी मैंने वहीं की वहीं छोड़ दिया है, कुछ नहीं किया है। क्लियर है, इसका आंसर क्या है 98 डिग्री 3 मिनट। चंद्रमा का देख लीजिए, 11 राशि और 17 डिग्री। 11 राशि को गुणा 30 से करोगे तो क्या आ जाएगा 330। 330 में 17 जोड़ोगे 347 डिग्री, और मिनट को अभी मैंने ऐसे ही लिख रखा है। तो जब आप आंसर आएगा 98 डिग्री 3 मिनट, 98 डिग्री 3 मिनट, 347 डिग्री 54 मिनट। इसी तरह से सभी राशियों को 30 से गुणा कर देंगे तो डिग्री आ जाएगी, और बची हुई डिग्रियों को जोड़ देंगे और मिनट को एज इट इज रख देंगे। मिनट को हमने क्यों नहीं छुआ है, क्योंकि हमको मिनट को भी डिग्री में बदलना है, सब कुछ डिग्री में चाहिए मुझे। तो अगले स्टेप में हम मिनट को डिग्री में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, मिनट है 3, जिस मिनट को भी डिग्री में बदलना है उसको 60 से भाग दे दीजिए तो इसका आंसर आएगा 0.05। ठीक है, 3 को 60 से भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.05। इसी तरह से यहां पे 54 मिनट है, 60 से भाग दोगे तो आंसर आएगा आपका 0.9। ठीक है, यानी कि मिनट को 60 से भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 98.05, 3 को 60 से भाग दिया तो आ गया, 54 को भाग दिया तो 0.9, बाकी हमें डिग्री को एज इट इज रखना है। तो अब मेरे पास पूरा उत्तर काय में अवेलेबल है, डिग्री में आपके पास है। अब मुझे क्या करना है, डिग्री में से क्या घटाना है, उच्च के अंश जो हमने दिख रखे, कौन सा ग्रह किस अंश पे उच्च का होता है। चलिए सेपरेट कर लेते हैं इसको। डिग्री में से उच्च के अंश घटाने हैं, लेकिन एक नियम यह है कि अगर डिग्री छोटी है, उदाहरण के लिए 98 में से 10 तो घटाया जा सकता है, लेकिन मंगल के लिए 183 में से 298 को आप नहीं घटा सकते। शुक्र के लिए 99 में से 357 को नहीं घटा सकते। 99 में से 357 को माइनस नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर डिग्री उच्च के अंश से कम है तो पहले डिग्री में 360 जोड़ दो, उसके बाद अंश को, उच्च के अंश को घटा दो। पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए। 98 में से सीधा 10 घटा सकता हूं, कर दिया। 347 में से 33 माइनस कर सकता हूं, कर दिया। 183 में से 298 माइनस नहीं होगा, इसीलिए 183 में पहले 360 जोड़ दिया, उसके बाद 298 घटाया हुआ है। शनि के लिए 75 में से 200 नहीं घटा सकता, तो 75 में से 360 जोड़ा है, उसके बाद 200 को माइनस किया है। ठीक है, तो जो डिग्री अगर छोटी है तो आप आराम से उसमें 360 जोड़ दीजिए, फिर उच्च के अंश को घटा दीजिए। डी माइनस एक्सॉल्टेशन पॉइंट, डिग्री में से उच्च का अंश आपने माइनस कर दिया। अब मेरी कंडीशन क्या है, अगर आयु की चाप 180 से कम है, ये आयु की चाप आ गई 180 से कम है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 360 में से माइनस करूंगा। तो बताओ इनमें से कौन कौन से आंसर 180 से कम है। ये 180 से कम है,
इसको 360 में से घटाना पड़ेगा, और शुक्र द्वारा जो निकाला है 102, ये 180 से कम है। इन दोनों को 360 में से घटा देंगे, बाकी सबको वैसे के वैसा रहने देंगे। तो देखिए बाकी सब वैसे ही हैं, केवल 102 को 360 में से घटाया है और 88 वाले कॉलम को 360 में से घटा दिया गया है। ये आ गई आपके पास आयु की चाप। क्या किया अभी तक हमने? ग्रहों के राशि, डिग्री, मिनट को पूरा डिग्री में बदल दिया, उस डिग्री में से उच्च के अंश को घटा दिया। डिग्री छोटी है तो पहले 360 जोड़ा, फिर उच्च के अंश को घटाया। आयु की चाप अगर 180 डिग्री से कम है तो उसको 360 में से घटाया, जिससे वो 180 से ऊपर आ जाए। यानी कि मुझे आयु की चाप केवल 180 डिग्री या उससे ऊपर चाहिए। चलिए, अब आयु की चाप आने के बाद मैं क्या करता हूं? आयु की चाप का गुणा करना होता है मुझे ग्रहों द्वारा दी जाने वाली आयु में, जो कि मैंने 100 वर्ष मानी है। आप जो चाहे मान सकते हैं, आपका तरीका। इन दोनों का गुणा कर देंगे, बताया था मैंने, और फिर 360 से भाग देंगे। यानी कि इन दोनों का गुणा और इसको भाग दे देंगे 360 से। 271 का गुणा 14.28 से और 360 से भाग देना है। इसी तरह सारे कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ग्रह द्वारा दी जाने वाली वास्तविक आयु इतनी आएगी। सूर्य द्वारा 10.79 वर्ष की, चंद्रमा द्वारा 12.49 की। ठीक है, ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, दोनों का गुणा करो, 360 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ग्रह की आयु आ गई। अब क्या करना है? हरण संस्कार। अब चूंकि हम अंश आयु में पहले ही हरण संस्कार कई बार कर चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी से बताऊंगा। पहला होता है चक्रपथ हरण। इस कुंडली में 7वें घर से 12वें घर तक यदि कोई ग्रह है, यहां से लेके यहां तक, तो उसका हरण किया जाएगा। अब अगर एक ही भाव में 2 ग्रह या उससे ज्यादा हैं तो क्या होगा? सबका हरण नहीं होगा। 12वें घर में शनि और बुध हैं तो किसका हरण किया जाएगा? षडबल में जो ज्यादा ताकतवर है, यहां पे बुध ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए 12वें घर के हरण में केवल बुध का हरण, मरकरी का हरण किया जाएगा। 9वें घर में राहु और केतु को तो शामिल करना ही नहीं है। चंद्रमा और गुरु में चूंकि गुरु का षडबल ज्यादा है, इसीलिए यहां गुरु का हरण किया जाएगा। कितना करेंगे? 12वें घर के लिए हरण यहां से मिलेगा इस टेबल से। 12वें घर में अगर क्रूर ग्रह है, सूर्य, मंगल, शनि, तो 12वें घर में पूरा हरण होता है। और अगर सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो आधा हरण होगा। बुध चूंकि एक सौम्य ग्रह है, तो हम 12वें घर के लिए बुध द्वारा दी जाने वाली आयु की आधी आयु लेंगे। चक्रपथ हरण में आधी आयु आप ले लोगे। क्यों? सौम्य ग्रह 12वें घर में आधी आयु खो देता है, तो बुध को आधा कर देंगे, आधी आयु कर देंगे। 9वें घर के लिए चूंकि सौम्य ग्रह है, तो 1/8 आयु कम कर देंगे। गुरु द्वारा जो आयु दी गई है उसमें से 1/8 कम कर देंगे, या ये कहिए कि 7/8 आयु ले लेंगे। साथ में करते जाते हैं। ये आयु दी है। चक्रपथ हरण में क्या किया? बुध की द्वारा दी जाने वाली आयु को हमने आधा कर दिया और गुरु द्वारा दी जाने वाली आयु में से 1/7 कम कर दिया, यानी कि 7/8 ये बच गई। तो ये फाइनल आयु ये बची है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बाकी ग्रह द्वारा तो सेम आयु दी जा रही है, लेकिन मरकरी, बुध के द्वारा अब आयु ये है और गुरु द्वारा दी जाने वाली आयु अब ये बचेगी। पहला हरण हो गया चक्रपथ हरण। उस टेबल के हिसाब से 7 से 12वें घर तक जो जो ग्रह हैं उनका हरण किस तरह से किया जाएगा। दूसरा है अस्त हरण, अस्तंगत हरण। कोई ग्रह अगर अस्त होता है, इस टेबल के हिसाब से देखेंगे, पहले भी बता चुका हूं, शुक्र और शनि को इस हरण में शामिल नहीं करते। और इस कुंडली में चूंकि सूर्य केवल शुक्र को अस्त करता हुआ दिखता है, इसीलिए इसमें हमें किसी भी तरह के अस्त के हरण को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र और शनि को इस मेथड में अस्त के हरण में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसको छोड़ देते हैं। तीसरा हरण है शत्रु क्षेत्र हरण। क्या कोई ग्रह अपने शत्रु की राशि में है
इसके लिए पराशर नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र का ही उपयोग करते हैं। इस पूरी कुंडली में केवल शुक्र है जो चंद्रमा की राशि में है। शुक्र के सामने सूर्य और चंद्रमा शत्रु में लिखे हुए हैं। शुक्र चूंकि चंद्रमा को शत्रु मानता है और उसी की राशि में है, तो शत्रु क्षेत्र हरण के अंतर्गत शुक्र द्वारा दी जाने वाली आयु का 1/3 हिस्सा कम कर दिया जाएगा। बुध अपनी ही राशि में है, शनि के लिए बुध शत्रु नहीं है। चंद्रमा और गुरु के लिए शुक्र की राशि, क्या ये शत्रु राशि है? बताइए। सॉरी, गुरु के लिए गुरु की राशि और चंद्रमा की राशि नहीं है। अब मंगल को शत्रु क्षेत्र हरण में शामिल नहीं करते और वक्रीय ग्रह को इसमें शामिल नहीं करते, ये पहले भी देख चुके हैं। वक्रीय ग्रह और मंगल को इसमें शामिल नहीं करते हैं, तो मंगल और वक्रीय ग्रह को छोड़ दो, बाकी ग्रह को देख लो। तो इस कुंडली में केवल शुक्र की आयु में हरण किया जाएगा, वो भी 1/3। साथ में कर लेते हैं। चक्रपथ हरण हम कर चुके हैं। यहां शुक्र की आयु में हमने क्या किया, 1/3 आयु कम कर दी। इसका मतलब शुक्र की आयु का 2/3 हिस्सा हमने ले लिया है, 1/3 आयु कम कर दी है। अब हम अपने तीनों हरण कर चुके हैं कंप्लीट। तो फाइनल आयु क्या क्या बची है? सूर्य में कोई बदलाव नहीं है तो वैसे ही लिख दिया। केवल बदलाव किसमें है? मरकरी में बुध की आयु कम हुई है, गुरु की आयु कम हुई है और शुक्र द्वारा दी जाने वाली आयु कम हुई है। अब एक चौथा हरण करेंगे जिसे कहते हैं क्रूरोदय हरण। शब्द से समझ में आएगा, क्या लग्न में कोई क्रूर ग्रह उदय हो रहा है? सूर्य, शनि, मंगल क्या लग्न में है? अगर ये ग्रह लग्न में उदय हो रहे हैं, लग्न में हैं, तो इनमें क्रूर उदय हरण किया जाएगा, पहला। दूसरा, अगर कोई शुभ ग्रह लग्न पे दृष्टि डालता है, नैसर्गिक रूप से जिन ग्रहों को शुभ ग्रह कहा जाता है, तो यह हरण आधा किया जाएगा। अगर कोई शुभ ग्रह लग्न में ही बैठा है तो भी हरण आधा किया जाएगा। एक और चीज, अगर क्रूर ग्रह के साथ कोई शुभ ग्रह भी लग्न में स्थित है और वो ग्रह, शुभ ग्रह लग्न के पास है, क्रूर ग्रह की तुलना में वो लग्न के पास है, तो हरण नहीं किया जाएगा। उदाहरण से बहुत स्पष्ट कर देता हूं, हमारी कुंडली में क्या स्थिति है। लग्न है 19 डिग्री 54 मिनट का, सूर्य है 8 डिग्री के आसपास जो इससे 11 डिग्री दूर है। लग्न से शुक्र है 10 डिग्री की दूरी पर। तो मैं आपसे पूछूं कि लग्न से सूर्य पास में है या शुक्र पास में है, लग्न से क्रूर ग्रह पास में है या सौम्य ग्रह पास में है, तो आप कहोगे शुक्र पास में है क्योंकि केवल 10 डिग्री की दूरी है। तो ऐसे केस में लग्न में सौम्य ग्रह आ जाए और लग्न के पास चला जाए तो ऐसी स्थिति में हरण नहीं किया जाएगा। तो हमारी इस कुंडली में क्रूरोदय हरण नहीं करना है। लेकिन मैं आपको हरण करने का तरीका बता दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ जगह आपको यूज करना पड़े। मान लीजिए मुझे यहां पे क्रूरोदय हरण करना है, ठीक है। इस कुंडली में मान लेते हैं शुक्र नहीं है, तो कैसे करते हैं? लग्न की केवल डिग्री लेनी है, राशि से कोई मतलब नहीं है। इस डिग्री को पूरी तरह से मिनट में बदलना है। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए मैं 60 का गुणा करता हूं। 19 में 60 का गुणा करूंगा, ठीक है, 1140 आएगा और उसमें ये 54 वाले मिनट जोड़ दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 19 में 60 का गुणा करेंगे, 54 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1194। लग्न की राशि से कोई मतलब नहीं है, क्रूरोदय हरण करना है। लग्न की डिग्री को पूरा मिनट में बदल देंगे। मिनट में आने के बाद ये जो ग्रहों द्वारा दी जाने वाली आयु है इससे गुणा कर देंगे, यानी कि 63.43 63.43 का गुणा करेंगे और 21,600 से भाग देंगे। 21,600 का मतलब है 360 डिग्री। क्या करना है? लग्न की डिग्री को मिनट में चेंज कर दिया, ग्रहों द्वारा दी जाने वाली आयु से गुणा करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको 21,600 यानी कि 360 डिग्री से भाग दे देंगे। जो आंसर आएगा ये है आपका क्रूरोदय हरण।
इस आयु में घटा देंगे। 63.43 में से 3.5 आयु कम कर देंगे क्रूरोदय हरण के कारण, लेकिन हमारी कुंडली में करना नहीं है, इसीलिए मैं इसको कम नहीं कर रहा। अगर आपको करना पड़े तो आप इस तरह से करेंगे। चलिए, अब क्या करना है, तो मेरी वास्तविक आयु यही है, 7 ग्रहों द्वारा दी जाने वाली आयु। इसमें लग्न आयु जोड़ना है। लग्न द्वारा दी जाने वाली आयु कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही, ये पूरा चीजें कर चुके हैं हम। लग्न की डिग्री को मिनट में चेंज कर दिया, 1194। इस बार लग्न की आयु निकालने के लिए 200 से इसका भाग दे दीजिए, आंसर आएगा 5.97। लग्न की राशि से कोई मतलब नहीं है, लग्न की डिग्री को मिनट में चेंज कर लीजिए, 200 से भाग दे दीजिए, जो वर्ष आएंगे वो लग्न द्वारा दी जाने वाली आयु कहलाएगी। इसको हम जोड़ देंगे ग्रहों द्वारा दी जाने वाली आयु में, इसको जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 69 ईयर्स, 69 वर्ष जातक की आयु। इसको एक कम कर देंगे, उसका कारण बता दे रहा हूं, आप अपने आप कर दीजिए, चाहे तो कैलकुलेशन करके कर दीजिए। ये जो उत्तर आता है ये 360 दिन के वर्ष के हिसाब से आता है, इसको हमें बदलना होता है। तो तरीका क्या है, सही तरीका 69 का गुणा करेंगे 360 से, 365 से भाग दे देंगे, लगभग 1 साल कम हो जाएगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट कह दिया कि 1 साल जो भी आंसर आए उसमें से कम कर लीजिए, आप भाग देके कर लीजिए, सोलर ईयर में चेंज करना है इसको। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 59 वर्ष। देख लेते हैं जातक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 64 साल पूरे करने के बाद 65वें वर्ष में मृत्यु होती है। आपके हिसाब से उत्तर आता है आपका 68 वर्ष। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सूर्य मजबूत है कुंडली में, इसलिए हमने पिंडायु मेथड की गणना करी है। अब गौर से समझिए, आपको 125 वर्ष लेना है, ले लीजिए। मैं 100 वर्ष क्यों लेता हूं वो मैं बता चुका, देश काल पात्र के हिसाब से लेता हूं। आधुनिक युग में एक आयु की संभावना 100 वर्ष से ऊपर नहीं जाती दिखती मुझे, लेकिन 100 वर्ष लेने के बाद भी कुछ कुंडलियां ऐसी आएंगी जहां ये 125 वाली आयु सही बैठेगी, और 125 ले लेंगे तो कुछ कुंडलियां ऐसी मिलेंगी जहां 100 वाली ज्यादा नजदीक होगी। तो अब करूं क्या? आप जब, मैंने आपसे कहा कोई मजबूरी नहीं है, मैं जनरली जो मैं यूज करता हूं मैं आपको बता देता हूं। मैंने दोनों तरीके यूज किए हुए हैं। जब जब 100 वाली कुंडलियों में डिफरेंस आए हैं, अंतर आया है, तो मुझे एक लॉजिक मिला है, एक कारण है, और वो कारण लगभग 80% केस में मुझे सेटिस्फैक्शन देता है कि हां ये बदलाव होंगे। लेकिन जब 125 वर्ष लेने से आंसर गलत आया, तो मुझे उन सब में कोई आम कॉमन कारण नहीं मिला जिसकी वजह से मैं 100 वर्ष को लेता हूं। मैं आपकी जब थर्ड लेयर आएगी एनालिसिस की, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप 125 वर्ष, 127 वर्ष और 100 वर्ष तीनों को मेथड लेके अलग अलग कुंडली के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करें। आयु में अंतर आएगा और देखें कौन सी तरीके से, कौन सी आयु लेने से आपके रिजल्ट ज्यादा बेहतर आते हैं। कोई बहस करने की जरूरत नहीं है इसमें। जब विद्वानों के अपने ही मत भेद हैं तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो जो आपको ठीक लगता है वो करिए। मैं जो लेता हूं वो आपको बता चुका हूं। 100 वर्ष लेता हूं जहां सभी ग्रह की आयु को मैं बराबर मान लेता हूं, 14.28 है। इसके 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे नैसर्गिक आयु पे। वो कब यूज करते हैं? जब कुंडली में चंद्रमा यानी कि मून सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इसके 2 या 3 एग्जाम्पल हम और चले जाएंगे।